नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत छठवीं यूनिट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके पढ़ना है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरू होती है और यह 1905 तक चलता है। इसके बाद द्वितीय चरण 1905 से लेकर के 1919 तक और तीसरा चरण है 1919 से लेकर के 1947 तक। प्रथम चरण को उदारवादी युग, द्वितीय चरण को उग्रवादी युग एवं तृतीय चरण को महात्मा गांधी के अत्यधिक प्रभाव होने के कारण इसको गांधीवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, प्रथम चरण 1885 में शुरू होता है और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी कई क्रांतिकारी संगठन थे जिन्हें कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के रूप में आपने पढ़ा है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी आपने विस्तार से सीखा है। प्रथम चरण, जिसे उदारवादी युग कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग को नरमपंथी युग भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। प्रारंभ में इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग ने किया था। ये उदारवादी राजनीति से प्रभावित थे। प्रमुख उदारवादी नेता जैसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, एम.जी. रानाडे एवं गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनकी विचारधारा नरम थी। इनका मानना था कि अंग्रेजों का शासन भारत में बना रहे, किंतु शासन में भागीदारी भारतीयों को भी दी जाए। देश को यह भी स्वतंत्र कराना चाहते थे, किंतु नरम तरीके से उदारवादी विचारधारा से भारत को आजाद कराना चाहते थे। ये शांतिपूर्ण आंदोलन करते थे और अहिंसा की नीति अपनाते थे। इनका मानना था कि धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता प्रभावित होगी और भारत को आजादी मिल जाएगी। तो प्रथम चरण के अंतर्गत कांग्रेस से पूर्व स्थापित महत्वपूर्ण संगठन। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपने विस्तार से सीखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, किसकी अध्यक्षता किसने किया, सूरत फोर्ट कब पड़ी, अनेक प्रश्नों का जवाब पिछले वीडियो के माध्यम से दिया जा चुका है। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें। अब इस वीडियो के माध्यम से हम आगे के टॉपिक को बढ़ाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 वीडियो बचे हुए थे। इनको अपलोड करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। यदि इन सभी वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में द्वितीय चरण, जिसे उग्रवादी युग कहा जाता है, उग्रवादी युग की शुरुआत करेंगे। मित्रों, उदारवादी विचारधारा के विपरीत दूसरा एक दल कार्य कर रहा था, जिनका मानना था कि अनुनय विनय के द्वारा भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, इसलिए हमको क्रांतिकारी होना पड़ेगा, मार पीट करके अंग्रेजों को भारत से निकालना होगा, तभी भारत को स्वतंत्रता मिल पाएगी। अनुनय विनय की विचारधारा को उन्होंने त्याग कर दिया।
बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में अनुनय और विनय की नीति को त्याग दिया गया और क्रांतिकारी युग की शुरुआत होती है। तो द्वितीय चरण को क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन द्वितीय चरण को जो है यहाँ से क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत होती है। तो द्वितीय चरण को क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण और जो ये तीसरा चरण है जिसे गांधी युग कहा गया है, इसको क्रांतिकारी आतंकवाद का दूसरा चरण के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। तो आइए आज के वीडियो में शुरू करते हैं। द्वितीय चरण 1905 से लेकर के 1919, उग्रवादी युग। यहां पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण आप पढ़ चुके हैं। अब क्रांतिकारी आतंकवाद को आप पढ़ेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण है। उदारवादी चरण के बारे में अभी आपको बताया गया है कि उदारवादियों को नरमपंथी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो विचारधारा थी नरम विचारधारा थी। उदारवादी नेताओं में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, रमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त, कालांतर में द्वारिका नाथ गांगुली, एम.जी. रानाडे, ये गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी उदारवादी नेता थे। इसके बाद मित्रों 1905 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जिसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल पाल के नाम से जाना जाता है। आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछ सकता है लाल बाल पाल में कौन सा शामिल नहीं था? तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। और एक और अन्य उग्रवादी नेता थे जिनका नाम था अरविंद घोष। ये सभी उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता माने जाते हैं। इनका मानना था कि अनुनय विनय से, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने से भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। बिना क्रांति का रास्ता अपनाए भारत को आज़ाद नहीं किया जा सकता है। मित्रों, भारत में को आज़ाद करने के दो रास्ते थे, दो विचारधाराएं थी। पहली थी उदारवादी विचारधारा और दूसरी थी उग्रवादी विचारधारा। दोनों का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था, लेकिन जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो भारत को धीरे धीरे अनुनय विनय और याचना दया की भीख मांग करके भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ उग्रवादी नेता थे जो क्रांति का मार्ग अपना करके भारत को त्वरित आज़ादी, तुरंत आज़ाद कराना चाहते थे। तो इस प्रकार से उग्रवादी चरण के ये प्रमुख नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात किया जाए तो इससे संबंधित बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन प्रोफेसर भर्ती आपकी नज़दीक है, 2-4 दिन में होने वाली है। इसलिए अब हम केवल उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे जहां से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। सीधे सीधे कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। मित्रों, बंगाल विभाजन का प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, किसने किया था और बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। तो आइए बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर देखते हैं। बंगाल विभाजन की योजना के अनुसार बंगाल को पश्चिमी एवं पूर्वी दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद पूर्वी बंगाल एवं असम को मिलाकर के एक नए प्रांत का गठन किया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव एवं ढाका इत्यादि जिले शामिल थे। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। बस बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने इसलिए किया क्योंकि बंगाल उस समय क्रांति का केंद्र था। सारी क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल से ही घटित होती थी और भारत जो है पहले बंगाल या फिर कलकत्ता भारत की राजधानी भी था। क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र होने के कारण अंग्रेज चाहते थे
कि भारत की इन क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया जा सके ताकि भारत में लंबे समय तक शासन किया जाए। इस विचारधारा से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। यहां पर आप देख रहे हैं लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन को दो हिस्सों में बांट दिया। कब? 20 जुलाई 1905 को। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की तथा बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। मित्रों, आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। आपसे ये प्रश्न बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ये था कि हम स्वदेशी अपने देश की चीजों को ही अपनाएंगे, विदेशी वस्त्रों की होली जला देंगे और विदेशी चीजों का हम पूरी तरह से बहिष्कार कर देंगे ताकि अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था टूट जाए, जिससे भारत को वो आजाद कर दे। तो यहां पर बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। मित्रों, ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। और किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो इसका उत्तर है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा भारत में बनी हुई वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग करना था। मित्रों, ब्रिटेन के लोग भारत से कच्चा माल ले जाते थे। भारत से कपास एवं नील की खेती जबरन किसानों से करवा करके और भारत से कपास ले जाते थे, भारत से नील ले जाते थे और फिर वहां पर जो है कपड़ों की रंगाई करते थे। तो यहां से फ्री में ले गए या फिर थोड़े दाम में ले गए और वहां से महंगे दामों में कपड़े एकदम बना करके भारत में महंगे दामों में बेचते थे। तो भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन अपनाया कि हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दें। स्वदेशी आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी और होली जलाई थी, विदेशी वस्त्रों को जो है जला दिया था कि हम विदेशी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को एक आधिकारिक घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। मित्रों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हो गया? तो यह है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मित्रों, इसको आप याद रखेंगे कि 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी 1905 में ही की थी। इसके बाद अगला है स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसको याद कर ले, अच्छी बात है, किंतु ये आपसे पूछेगा नहीं। इसके बाद है स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में पड़ा। इस काल के महान राष्ट्रवादियों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, इन्होंने जो है अपनी कविताओं एवं गीतों के माध्यम से आंदोलनकारियों को प्रेरणा दी थी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसके बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की यदि हम बात करें अभी और भी यहाँ पे, इसके बाद क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने इसी समय आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो कालांतर में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो स्वदेशी आंदोलन के समय ही आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में बंगाल नेशनल कॉलेज स्थापित किया गया तथा अरविंद घोष इसके प्रथम प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे।
1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। इसको आप याद रखेंगे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने प्रथम बार स्वराज्य की मांग रखी थी। 1905 का अधिवेशन आपको याद है, गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस अधिवेशन, और 1906 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1907 में ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। यहाँ पर मित्रों ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया था। उदारवादियों एवं उग्रवादियों में फूट पड़ गई थी और ये अधिवेशन सूरत में हुआ था, इसलिए इसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे 1907 का सूरत अधिवेशन सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया, किंतु उदारवादियों ने रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया तथा 1906 में पारित चारों प्रस्तावों पर दोनों गुटों में मतभेद खुलकर सामने आ गए, जिससे परिणति प्रथम कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो उग्रवादियों एवं उदारवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया, इसलिए जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसको सूरत फूट या फिर कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहा जाता है। यहां पर हम थोड़ा सा मुस्लिम लीग पर भी चर्चा कर लेते हैं। मुस्लिम लीग से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन के कारण उत्पन्न सांप्रदायिक विभाजन की परिस्थिति में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा एवं उनका नेतृत्व करने के लिए ढाका के नवाब, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में 1906 में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे एवं इसके संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां थे। मुस्लिम लीग के 1908 के अमृतसर में हुए अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। मित्रों, पृथक निर्वाचक मंडल में क्या होता था? कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होंगे, वहां से चुनाव केवल मुस्लिम लड़ेंगे और वहां पर वोट देने का अधिकार मुस्लिमों को होगा, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1909 के अधिनियम से पूरा कर दिया। 1909 में क्या हुआ? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को पूरा कर दिया गया। तो मुस्लिम लीग से संबंधित जो प्रश्न आएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। इसके संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क थे। और यहाँ पर एक और हैं, आगा खान। आगा खां भी इसके संस्थापक सदस्य थे। अब बात करते हैं क्रांतिकार, इसमें दिल्ली दरबार की बात कर लेते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यहां पर इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी 1911 में भारत आए थे, जिनका स्वागत किया गया था और इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी की गई थी। यहां पर आप देख रहे हैं, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। 23 दिसंबर 1912 से दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। मित्रों, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन का निर्णय 1911 में लिया गया था, किंतु ये परिवर्तन 1912 में ही हो गया था। मतलब निर्णय, राजधानी ट्रांसफर का निर्णय 1911 में लिया गया, किंतु 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई।
अब इसके आगे है क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र के चापेकर बंधुओं ने 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या करके क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव डाल दी। अब यहां से हत्याओं का युग शुरू हो जाता है। इसी को ही क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण कहते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन हम लोग बोलते हैं, अंग्रेज इसको आतंकवाद बोलते थे। महाराष्ट्र में आर्य बांधव समाज एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी नींव तिलक की प्रेरणा से पड़ी थी। महाराष्ट्र के पुणे में चित्पावन ब्राह्मणों को ही भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? चित्पावन महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, इनको भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से होती है, जिन्हें उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को जाता है। मित्रों, बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्र लिखे थे, एक मराठा और एक केसरी। मराठा था अंग्रेजी भाषा में और केसरी था मराठी भाषा में। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। 1899 में बंगाल में वीडी सावरकर और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर के नेतृत्व में एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया गया, जो 1904 में मित्र मेला का अभिनव भारत में विलय हो गया। मित्र मेला एक सामाजिक संगठन के रूप में था जो बाद में क्रांतिकारी हो गया था। तो अभिनव भारत की स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने की। ये प्रश्न पिछली बार प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान देंगे। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो क्रांतिकारी आतंकवाद है, जिसको हम यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण हम पढ़ रहे हैं। प्रथम चरण में उदारवादी है, द्वितीय चरण में उग्रवादी है। लेकिन उग्रवाद में 2 पार्टों में है। पहला है क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण, और यहाँ से मारपीट की शुरुआत ये होती है 1897 में। यहाँ पर पहली जो घटना थी वो प्लेग रैंड और लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या करके क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव डाली गई थी। तो यहाँ पर मित्र मेला संगठन के बारे में याद रखेंगे, अभिनव भारत याद रखेंगे, पूछा जाता है। और तिलक ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, लोगों में उत्साह उत्पन्न करने के लिए तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना आरंभ किया, जिसका उद्देश्य धार्मिक कम राजनीतिक अधिक था। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर ने 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या कर दी। यहां पर आप देख रहे हैं, इसकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद क्या हुआ? अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने 21 दिसंबर 1909 को नासिक के एक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक को जून 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह का आरोप लगा करके उनको 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना में प्रमथनाथ मित्र एवं सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। इस समिति की स्थापना 1901 में हुई थी। कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1904 में की थी। इसको याद रखेंगे, अनुशीलन समिति। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा तथा पुलिन दास ने किया था। ये अलग अलग नहीं पूछेगा, पर यहां पर आप याद रखेंगे अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। तो अनुशीलन समिति की स्थापना में प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था।
और कलकत्ता, ये कलकत्ता वाली अनुशीलन समिति पूछी जाती है, वरिंद्र कुमार घोष थे इसमें स्थापना में। बंगाल के क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, यहां पर याद रखेंगे, क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बिहार के जिला न्यायाधीश डी.एस. किंग्सफोर्ड पर बम फेंककर हत्या कर दी। यहां पर ध्यान देंगे, किंग्सफोर्ड पर बम किसने फेंका था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। इसके बाद इस घटना के उपरांत प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, किंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी थे, याद रखेंगे। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। इनको फांसी क्यों दे दी गई थी? क्योंकि इन्होंने जो है मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश डी.एस. किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण है अलीपुर षड्यंत्र कांड या फिर केस। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में तहत बरींद्रनाथ को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि अरविंद घोष को साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया गया था। इसके बाद है मद्रास में नीलकंठ ब्रह्मचारी तथा वंची अय्यर द्वारा गुप्त रूप से भारत माता समिति की स्थापना की गई थी। अगला महत्वपूर्ण है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक समाचार पत्र की शुरुआत भी की गई थी। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। 1909 में इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के सलाहकार करजन वायली को लंदन में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। पारसी समुदाय की महिला मैडम भीकाजी रुस्तमा कामा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अमेरिका तथा यूरोप के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार किया। उन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा। इसको आप याद रखेंगे। मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट, जर्मनी के स्टुटगार्ट में अगस्त 1907 में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। इस सम्मेलन में उन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा, जो हरा, पीला एवं लाल था, ध्वज फहराया। वह पेरिस में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी थी। तो इन्होंने जर्मनी में स्वतंत्रता का पहला तिरंगा फहराया था। किसने? मैडम जी भीकाजी कामा रुस्तमा ने। इसके बाद है कामागा टामारू। एक ये प्रकरण है जो जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1904 में किराए पर लेकर गए थे। यह कनाडा पहुंचा। उसके बाद यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पर पहुंचा था। क्योंकि ये जहाज गया था, इसको कनाडा में वहाँ अंदर इंटर नहीं करने दिया गया था, इसलिए ये जहाज जो है पुनः वापस कलकत्ता लौट आया था। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। कनाडा में इन यात्रियों के पक्ष में हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और कुलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी या फिर तटीय कमेटी का गठन किया गया था। तो आप याद रखेंगे शोर कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? तो कनाडा में। इसके बाद
क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन हैं। जैसे आपसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना 1899 में वीडी सावरकर एवं उसके भाई गणेश सावरकर द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। ये प्रश्न पूछा गया है, जो बाद में जो है अनुशीलन समिति के रूप में बदलता है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1901 में वरिंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी, प्रमथ नाथ मित्र, पुलिन दास तथा सतीश चंद्र बोस ने की थी बंगाल में। अभिनव भारत समाज, हाँ, ये जो मित्र मेला था बाद में अभिनव भारत संगठन बन गया था, याद रखेंगे। अभिनव भारत समाज 1904 में वीडी सावरकर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी द्वारा बंगाल में की गई थी। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम बदल दिया गया था। हिंदुस्तान अब क्या हो गया, सोशलिस्ट इसमें जोड़ दिया गया हिंदुस्तान, क्योंकि क्या हो रहा था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों पर कार्रवाई की जाने लगी थी, इनको जेल भेजा जाने लगा था। इसलिए इन्होंने सोशलिस्ट जब शब्द का जोड़ा था ताकि अंग्रेजों से ये बचे रहें, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो। तो 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा भर्ती में पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप अवश्य पढ़ें और तैयार करें। इसके बाद है युगांतर। युगांतर की स्थापना 1906 में वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने कलकत्ता में की थी। अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन 1910 में सरदार अजीत सिंह लाहौर में किया था। इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का एक वीडियो पहले से ही बनाया गया है, स्पेशली एक वीडियो बना दिया गया था, किंतु यहां पर भी आप संक्षेप में देख लेंगे। युगांतर पत्रिका, वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, वंदे मातरम, अरविंद घोष, भारत माता, अजीत सिंह, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम, मैडम भीकाजी कामा लंदन में, गदर पत्र, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर द्वारा। ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी। यहाँ पर फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास द्वारा, संध्या ब्रह्मबंधव उपाध्याय द्वारा लिखी जा रही थी। इसके बाद कुछ ऐसे क्रांतिकारी संगठन थे जो विदेशों में चलाए जा रहे थे। विदेशों में जो संगठन चलाए जा रहे थे यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है पेरिस इंडिया सोसाइटी 1905 में मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में फ्रांस में। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंग्लैंड। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 में सोहन सिंह भाखना द्वारा। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और स्वतंत्र सरकार यहाँ पर 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा अफगानिस्तान में किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह प्रथम राष्ट्रपति बने थे एवं बरकतुल्ला को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पर एक और है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है 1942 में रास बिहारी घोष द्वारा। ये वाली लीग पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब हुई? 1942 में रास बिहारी घोष द्वारा जापान में की गई। इसके बाद है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज 1942 में
सोहन सिंह द्वारा जापान में की गई। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध की शुरुआत। कुछ महत्वपूर्ण नोट है यहां पर आप देखेंगे। पहला है, तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। कब कहा था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। 1929 के नागपुर में संपन्न ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अरविंद घोष अतिवादी नेता थे। लाला लाजपत राय को पंजाब शेर कहा जाता है और भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। तो मित्रों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इनको आप अच्छे से तैयार करें ताकि प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आप अच्छा कर पाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई भी प्रश्न आपसे गलत होने ना पाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।